जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जर्नी टू यूपीएससी में। साथियों, आप जानते होंगे कि हाल ही में नेपाल राजनैतिक अस्थिरता से गुजर रहा है। तो इसके बारे में हम जानते हैं, इसकी भौगोलिक स्थिति को जानते हैं, इसके भारत के साथ इसके सांस्कृतिक संबंध और इसकी अर्थव्यवस्था को जानते हैं कि इसकी अर्थव्यवस्था कैसी है, और इसके अन्य पहलुओं को भी हम जानेंगे। यह वीडियो सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जैसे यूपीएससी के सभी एग्जाम्स और अन्य एग्जाम्स के लिए इसमें जो जानकारी दी जाएगी वह बहुत ही आवश्यक होगी और महत्वपूर्ण होगी। तो आइए जानते हैं नेपाल के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं, नेपाल भारत से 3 ओर से घिरा हुआ है। भारत से 3 ओर से घिरा हुआ। पश्चिम में उत्तराखंड, दक्षिण में या दक्षिण पश्चिम में यूपी यानी उत्तर प्रदेश, फिर दक्षिण में बिहार से, दक्षिण पूर्व में वेस्ट बंगाल से, और पूर्व में यानी ईस्ट में सिक्किम से घिरा हुआ है। इसकी सीमाएं भारत के 5 राज्यों से लगती हैं। उत्तराखंड में 303 किलोमीटर लगती है, उत्तर प्रदेश से 651 किलोमीटर लगती है, जो कि सबसे ज़्यादा इस राज्य की लगती है, यूपी की सबसे ज़्यादा है। बिहार की 601 किलोमीटर सीमा लगती है नेपाल के साथ, जो कि दूसरे स्थान पर यूपी के बाद आता है। सबसे कम लगती है वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल की, जो कि 96 किलोमीटर है। और सिक्किम की लगती है 97.8 किलोमीटर, यानी लगभग 98 किलोमीटर सिक्किम की सीमा नेपाल से लगती है। अब बात करें नेपाल की, तो यह एक स्थलयुद्ध देश यानी यह एक लैंड लॉक नेशन है। स्थलयुद्ध इंग्लिश में कहते हैं लैंड लॉक। लैंड लॉक नेशन वह होता है जिसकी सीमाएं किसी भी जल निकाय से यानी वाटर बॉडी से, जैसे कोई समुद्र हो गया, सागर हो गया, उससे टच नहीं करती यानी उसको स्पर्श नहीं करती। लैंड लॉक होने के साथ यह एक बफर स्टेट भी है यानी बफर कंट्री भी है। बफर कंट्री बफर कंट्री क्या होती है? इसके उत्तर में है चाइना, चाइना का तिब्बत वाला एरिया जो इसका स्वायत्त क्षेत्र है, और इसके दक्षिण में है भारत। भारत से यह 3 ओर से घिरा हुआ है। तो चाइना और इंडिया के बीच में है, जो एकदम आइसोलेटेड है, और इसी को बफर क्षेत्र कहते हैं, जो दोनों को जोड़ने का काम भी करता है। यह है बफर क्षेत्र। अब इसके भूगोल के देखें तो इसके भूगोल को 3 भागों में बांटा जा सकता है। उत्तरी हिस्सा है इसका पहाड़ी वाला क्षेत्र, जिसमें बहुत दुनिया के सबसे बड़े पहाड़ स्थित हैं, जिसमें से माउंट एवरेस्ट भी है। माउंट एवरेस्ट इसी श्रृंखला में इसके उत्तरी वाले भाग में स्थित है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। सागर माथा यानी आकाश का माथा। और इसे यह जो माउंट एवरेस्ट है यह तिब्बत और नेपाल की सीमा पर स्थित है, तो इसे तिब्बत में चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है। चोमोलुंगमा का अर्थ होता है पर्वतों की रानी।
यह जो माउंट एवरेस्ट क्षेत्र है, यानी ये जो ये माउंटेन है, यह हिमालय के जैसा हम जानते हैं 4 पार्ट हैं। एक होता है ट्रांस हिमालय, एक होता है ग्रेटर हिमालय, एक होता है लेसर हिमालय, एक होता है शॉर्ट हिमालय। तो इसमें ये ग्रेटर हिमालय का भाग है। यानी महान हिमालय का हिस्सा का भाग है ये। जितनी भी हिमालय की सबसे ऊंची चोटियां हैं वह महान हिमालय क्षेत्र में ही स्थित हैं। जैसे कि हम जानते हैं हिमालय में कुल 14 चोटियां ऐसी हैं, 14 चोटियां ऐसी हैं जिनकी ऊंचाई 8000 मीटर 8000 मीटर से अधिक है। उनमें से 8 चोटियां नेपाल में स्थित हैं। अब इन चोटियों को जानते हैं कौन कौन सी प्रमुख चोटियां हैं। माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8848 मीटर से ज़्यादा ऊंचा है, ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। दूसरी कंचनजंगा, जो भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है, इसकी ऊंचाई है 8586 मीटर। फिर है लाहौत्से 8516 मीटर के साथ, मकालू 8481 मीटर, चोयू 8188 मीटर, धौलागिरी 8167 मीटर, मंसालू 8163 मीटर के साथ, अन्नपूर्णा 8091 मीटर, जो कि 8000 मीटर से ज़्यादा है। यहाँ पर यानी नेपाल में महान हिमालय का विस्तार सबसे ज़्यादा है। फिर उसके बाद है लघु हिमालय। लघु हिमालय को यहाँ पर महाभारत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। ये जो पहाड़ियाँ हैं, यानी ये जो पर्वत चोटियाँ हैं, इनको याद करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि कौन सी जो पर्वत चोटियाँ हैं हिमालय यानी महान हिमालय क्षेत्र में स्थित हैं, या कौन सी पर्वत चोटियाँ हैं जो कि नेपाल में स्थित हैं। इसका उत्तरी हिस्सा ऊंचे पहाड़ों से ढका हुआ है, और मध्यवर्ती हिस्सा यानी बीच का हिस्सा जहाँ इसकी राजधानी काठमांडू है वो घाटी वाला हिस्सा है। और इसका दक्षिणी हिस्सा या तराई क्षेत्र, यानी जहाँ लगभग हरदम पानी भरा रहता है, बाढ़ वाला क्षेत्र, उसे तराई क्षेत्र कहते हैं। यह दक्षिणी हिस्सा है इसका। यहाँ यहाँ जो लोग रहते हैं मधेसी, ये हमारे जो सीमावर्ती राज्य हैं बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश से यहाँ वर्षों पहले लोग यहाँ बसे थे, ये वही लोग हैं। यहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं, घाघरा, गंडक और ये महाकाली, जो हाल ही में विवादित रही है, काली, महाकाली या काली, जो कि नेपाल और भारत के बीच में विवाद का कारण रही, जिसे भारत में शारदा के नाम से जाना जाता है, शारदा। ये सभी नदियां गंगा नदी तंत्र का हिस्सा हैं। अब इसकी अर्थव्यवस्था को जानते हैं। अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर निर्भर है। अर्थव्यवस्था सबसे ज़्यादा मतलब इसमें योगदान करता है जो कि पर्यटन करता है। हम जानते हैं कि यह हिमालय की गोद में बसा हुआ एक खूबसूरत देश है। यहाँ दुनिया से बहुत सारे पर्यटक यहाँ आते हैं, जिससे इसकी अर्थव्यवस्था में योगदान होता है। और रेमिटेंस भी इसकी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है। रेमिटेंस क्या होता है, जैसे इस देश के लोग दूसरे देशों में काम करने जाते हैं, वहाँ से पैसा भेजते हैं, तो उसे कहते हैं रेमिटेंस। यहाँ सन 2008 में लोकतंत्र स्थापित हुआ। हालांकि लोकतंत्र यहाँ पर सफल नहीं नजर आ रहा है। 2008 से पहले यहाँ पर राजतंत्र चलता था, यानी राजशाही चलती थी। इसे हिमालय के पर्यटन का केंद्र भी कहते हैं। इसके भारत के साथ सांस्कृतिक संबंधों को जाने तो यहाँ पर भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, यानी लुम्बिनी एक जगह है, और यहीं पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है, जो कि विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ की संस्कृति में, यानी यहाँ के धार्मिक कल्चर जो है, रिलीजियस कल्चर, यहाँ पर हिंदू और बौद्ध धर्मों का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, क्योंकि ये दोनों धर्म हमारे देश से जो लोग हैं उन्होंने यहाँ पर प्रसारित किया।
और हमारे और इसके यानी हमारे देश के ऐतिहासिक संबंध है, धार्मिक संबंध है, दोनों देशों के बीच बहुत ही अनूठे रहे हैं। आइए जानते हैं अब कि नेपाल भारत के लिए किस तरह से महत्वपूर्ण हो सकता है। पहला है, इसकी रणनीतिक स्थिति जो है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह यदि चाइना के प्रभाव में आ जाता है तो हमारे जो सैन्य यानी रणनीतिक स्थिति के लिए होगा वो बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। और इसका हमारे साथ खुला बॉर्डर लगता है, जिसमें से लोग आर पार कराते हैं आराम से बॉर्डर, मतलब आसानी से सब कुछ हो जाता है। अब इसका एक उपयोग है कि आर्थिक और सैन्य दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे यहाँ खुला बॉर्डर कोई तार बाड़ नहीं है, यानी जो फेंसिंग होती है वो नहीं है। जैसे भारत पाकिस्तान बॉर्डर हो गया और भारत बांग्लादेश का बॉर्डर हो गया, वहाँ पर फेंसिंग है, लेकिन यहाँ पर फेंसिंग नहीं है। तो फेंसिंग लगाने फिर आर्थिक जो इकोनॉमिक कॉस्ट आएगी, और फिर यहाँ यदि संबंध हमारे इससे बिगड़ते हैं तो यहाँ पर जो सेना है उन्हें डिप्लॉय करना पड़ेगा, उन्हें तैनात करने पड़ेगा, तो उससे हमारे यहाँ आर्थिक जो उसमें वो वृद्धि होगी। नेपाल के साथ हमें अपने रिश्ते और अच्छे रखने की कोशिश करनी चाहिए, उसमें आगे प्रयास करना चाहिए। हाल ही में जो दंगे हो रहे हैं उन्हें एक भारत को एक जिम्मेदार देश की तरह उन्हें समझौता कराना चाहिए, उन दंगों को सुलझाना चाहिए, ताकि वहाँ पर फिर वहाँ लोकतंत्र स्थापित करना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र ही जनता का बुनियादी आधार होता है, जिससे देश तरक्की करता है। तो साथियों, जानकारी कैसे लगी हो, अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल। थैंक यू एंड जय हिंद।